हेलो दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड के सीरीज का चौथा वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको शुरू के 3 वीडियो में बता चुका है कि यह महिलाओं के लिए और उन लोगों के लिए विशेषकर है जिनके लिए म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट नया है और वो चाहते हैं कि इसको एक बहुत ही सरल तरीके से समझे। टेक्निकल टर्म ज़्यादा यूज़ ना हो, बट ऐसे टर्म यूज़ हो जिससे उनको समझ में आ सके। तो इस वीडियो में मेन बात करेंगे कि शेयर बाजार के रिस्क का आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या असर होता है। तो मतलब ये कि शेयर बाजार के रिस्क को हम आसान भाषा में समझेंगे और रिस्क को हटाने का तरीका भी समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि शुरू के 3 वीडियो में पार्ट 1 में बात किया था मैंने, म्यूचुअल फंड क्या है बहुत ही आसान भाषा में। उसके बाद में फिर चूंकि म्यूचुअल फंड का निवेश शेयर बाजार में होता है, तो हमने शेयर बाजार की बेसिक जानकारी इकट्ठा की, जिसमें हमने ये देखा कि शेयर बाजार में जो निवेश होता है, जो कंपनियां आती हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है। फंडिंग के लिए होता है। ट्रेडिंग आपको हटाना पड़ेगा अपने दिमाग से। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पैसा रेस करने का एक माध्यम है। फिर उसके बाद में फिर हमने देखा कि मार्केट कैप और रिस्क का कैसा संबंध है, ये पार्ट 3 में देखा था। और फिर वहीं से हमने आगे बढ़ने के लिए कहा था कि रिस्क क्या है उसको हम समझेंगे। तो उसी को समझने के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो शेयर बाजार में जो अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, है ना, उसका आपके म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड बोलूं अभी या शेयर बाजार बोलूं, तो मुख्य रूप से अभी मैं शेयर बाजार ही ऐसे वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का अधिकतर पैसा तो शेयर बाजार में ही निवेश होता है। तो अब इसको समझने का हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिस्क की बात करें, तो मैं चाहूंगा कि आप जब शेयर बाजार में निवेश की बात आप सोचते हो, शेयर की बात सोचते हो, कोई भी शेयर को खरीदने का आपको ध्यान में आता है, तो आप पहले ये सोचो कि ये आपकी खुद की कंपनी है। जी हाँ। वैसे तो आप जितना भी पैसा उस शेयर को खरीदने में लगाते हैं, उतनी आपकी हिस्सेदारी होती है, वो तो है ही है। लेकिन जो मानसिकता होती है जब कोई शेयर बाजार में निवेश करता है, तो ये होती है कि उसको वहां से पैसा निकालना है, पैसा कमाना है। बस कोई भी ऐसे स्टॉक्स जो अ, अभी हाल फिलहाल में जो है तेजी में है, उसमें निवेश करते हैं, यही सोचते हुए कि वो तेजी हमेशा बरकरार रहेगी और उसके कारण फिर दिक्कतें हो सकती हैं, हो जाती हैं। क्योंकि आप ये तो लगता है कि हाँ तेजी है, लेकिन आप उसको ये नहीं सोच पाते हो। जब आप सोचोगे कि हाँ ये मेरी कंपनी है, तब आपको फिर उसमें लगेगा कि हाँ, चूंकि ये मेरी कंपनी है तो अब इसमें क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिस्क नहीं है, कैसे रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो तब उस तरीके से आप में ध्यान में जब आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई एक चीज ये भी जरूरी होता है कि एक समय में आपको अपना कैपिटल जो है उसको बचा के रखना है, और उस कैपिटल से जो है आपका जो थोड़ा थोड़ा करके भी जो रिटर्न आते रहता है, वो काफी हो जाता है। तो इसको समझ सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब शेयर बाजार में रिस्क, अब शेयर बाजार में रिस्क जो है वो उसको मुख्य रूप से आप दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब एक ऐसा चीज है जैसे कि अब सिंपल सा है भाई, कि अब मान के चलो कोई शहर में लोग रह रहे हैं, घर बना लिए हैं, सब कुछ अच्छा है। अब अब ये बताओ कि अचानक से अर्थक्वेक आ गया, अचानक से कुछ वार छिड़ गई, या अचानक से बाढ़ आ गया, मतलब ऐसे ऐसे कई सारी संभावनाएं हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब ऐसा रिस्क जिसको आप दूर नहीं कर सकते हो। अब आपको भाई, आपको निवेश करना है कोई कंपनी में, तो आप अपना कैलकुलेशन करके निवेश कर सकते हो, है ना। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका असर क्या होता है कि आप दूर नहीं कर सकते। मतलब ये है कि ऐसा कुछ हो जाता है, उसका पूरा फिर उस पूरे मार्केट पे असर हो जाता है। अब जब पूरे मार्केट पे कोई चीज असर करती है, तो फिर कोई अच्छा स्टॉक रहे नहीं रहे, वो सब के सब एक फ्लो में जो है ना, वो फ्लो में फिर वो जो है डाउन टर्न में आ जाते हैं। मतलब उसमें फिर जो है ठीक है, वो रिकवर होंगे बाद में। लेकिन क्या है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए जो एक पैनिक, जैसे कि अब एक एग्जांपल है। अभी कोविड, सबको मालूम है कि कोविड हुआ, ठीक है। कोविड में अब क्या हुआ था, कोविड में अगर देखा जाए तो हर चीजें एकदम लॉकडाउन हो गई, बंद हो गया। हर जगह, हर चारों तरफ एक प्रकार से बोल सकते हो कि उतने समय के लिए पूरा
वर्ड जो है एक प्रकार से चुप बैठ गया था ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में, है ना। अब कुछ कुछ जगह जो है, लेकिन उसमें भी कई लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी और उसमें भी, लेकिन अल्टी इन टोटल अगर पूरा मार्केट की बात करें तो क्या हुआ था, चारों तरफ का मार्केट गिर गया था, है ना। और उसके गिरने के कारण हर अच्छे स्टॉक्स, बुरे स्टॉक्स, अब बुरा स्टॉक्स होगा, अब ये बुरा बुरा वर्ड सही नहीं है, ऐसे स्टॉक्स जो काफी रिस्की स्टॉक्स होंगे वो ज्यादा गिर गए, जो कम रिस्की वाले थे वो गिरे। लेकिन यही है कि जब रिकवर हुआ तो उसके बाद में आप रिजल्ट देख लो कैसे क्या हुआ है। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कुछ सिचुएशन आता है तो आपको उसमें पैनिक होके भागना नहीं है, बल्कि आपको पैनिक होके उनको ही भागना है जो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए सोच के रखे हैं, और जो एक अपना पैसा जो है ऐसे स्टॉक्स में लगाए हैं जहां पे उनको दिक्कत है। ये तो हो गया ऐसे रिस्क जिसको आप दूर नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे रिस्क जिसको आप दूर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है, अब खुद सोचो, जब आप सोच रहे हो कि एक कंपनी में जब आप निवेश कर रहे हो और वो कंपनी आपकी खुद की है ना, आप खुद उसको मैनेज कर रहे हो, अब उस पर्सपेक्टिव से आप देखो कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। हम्म? अब एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो चलो, होटल का, है ना, एक रेस्टोरेंट का, ठीक है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही किया था कि कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो वो पहले शेयर मार्केट में आता है, आईपीओ के माध्यम से वहां से वो पैसा लेता है, और उसके बाद में जो है वो बहुत सारे जो है रेस्टोरेंट खोलने का प्लान करता है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट चल गया है ना। अब जो है, अब ये सोचो कि अब उसमें किसी ने, कोई ने उस रेस्टोरेंट के शेयर को खरीदा है ना। अब मार्केट में और भी कई सारे ऐसे कंपनियां हैं जो रेस्टोरेंट उनके ओपन है, ठीक है। अब जो है उसने, किसी ने क्या किया कि अपना पूरा पैसा एक ही एक ही रेस्टोरेंट के स्टॉक में लगा दिया। तो अब ये रिस्क हो गया। क्यों? इसको इसको अगर एक सांद्रता शायद पढ़े हमने ना, कंसंट्रेशन रिस्क, मतलब ये कि अपना पूरा पैसा अगर आपने एक जगह लगा दिया, अब मान के चलो उस कंपनी में क्या हुआ कि ठीक है, अब उसमें ऐसा पता चला कि उनने जो वो रेसिपी थी, वो रेसिपी अब जो है वो ऐसा सेक्रेट हुआ नहीं, सबको पता चल गया। उसमें जो है बिहेवियर ठीक नहीं है रेस्टोरेंट के स्टाफ का, तो ऐसे, या उसमें कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ गए। तो अब ऐसा क्या होगा, लग तो रहा था कि आगे चल के बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि नहीं, कुछ इश्यूज के चक्कर में गिर गए। अब जिन लोगों ने अपना पूरा पैसा वहां पे लगा दिया तो उनको दिक्कत हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब अगर वैसे ही कंपनी के पर्सपेक्टिव से ही सोचो, तो कंपनी को भी वही हाल है कि अगर कंपनी ने एक्सपैंड करना है और उसने सोचा कि ठीक है, उसने पैसा तो ले लिया, एक्सपांड करना है, और एक्सपांड करने के नाम पे उसने क्या किया कि नहीं, पहले मैं एक्सपांड करूंगा अपने जिले में ही, अभी मेरा जिला इतना बड़ा है तो वहां पे मैं एक्सपैंड करूंगा, अभी एक है, हर चारों कॉर्नर पे मैं डालूंगा। तो अब उस जगह पे, एक ही जगह पे सब कुछ आ गया, और एक कोई बैड न्यूज उस जिले में आई उसके लिए, उस जिले में ही कुछ दिक्कत हो गई, तो क्या होगा, उसका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन हो गया, मतलब एक ही जगह में। तो अब आप जब कोई भी कंपनी में जब और ये सब चीजें उनको है जो डायरेक्ट शेयर बाजार में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू जो जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में तो आपने तो ऑलरेडी एक फंड मैनेजर बैठा दिया अपने लिए। तो फंड मैनेजर को ये सब जानकारी है, क्या रिस्क है, क्या रिस्क नहीं है, कब क्या करना है। लेकिन जो डायरेक्ट शेयर बाजार में आ रहे हैं, आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो आपको समझना है ये सब भी। लेकिन चूंकि आपने फंड मैनेजर बैठा दिया तो आपका काम तो चल गया। लेकिन जो डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं, अब उनके लिए तो इस ये रिस्क को जो है, जो कंसंट्रेशन, मतलब अपना पूरा पैसा एक शेयर में लगाना, ये कंसंट्रेशन रिस्क में आ जाता है। और अगर गलती से उस कंपनी को कुछ हुआ तो फिर जो है पैसा जो है फिर जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं आएगा। हो सकता है कई साल बाद वो रिकवर करे, लेकिन फिर वो प्राइस जो है उसका गिर जाएगा। तो ये हो गया आपका एक कंसंट्रेशन रिस्क। उसके बाद में फिर जो है, अब ये भी है कि कई लोग जो है, समझ में आता है कि एक कॉन्सेप्ट की यार सबको मालूम है, जैसे अब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अ, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का देखो, हर कोई बोल रहा है कि फ्यूचर जो है वो ग्रीन एनर्जी है, फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक का ही जमाना है, जितने भी ये पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां वो सब जो है वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो एक काम करो, अभी से जो है ना तुम ये सब
जितने भी ये जो पेट्रोल वाली गाड़ियों बनाने वाली कंपनियां हैं, या पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं, उससे आप दूर हो जाओ। आप सीधा जो है ग्रीन और इलेक्ट्रिक एनर्जी में चले जाओ, आपको फायदा होगा। लेकिन आपको ये भी समझना है कि भाई ये जो पूरा जो इकोसिस्टम भी जो बनेगा ग्रीन एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का इकोसिस्टम, वो कल नहीं बन जाएगा। आप अगर आप देखोगे कि ये पेनेट्रेशन कैसा है, तो ये धीरे 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 होगा। हो सकता है कि अगले 5 साल 10 साल बाद होगा। तो अब जो चीजें 5 साल 10 साल, तो क्या आप जो है चाह रहे हो कि आपका निवेश का रिटर्न आपको 10 साल बाद मिले? अगर ऐसा सोच है तो आप डालोगे। बट आप चाहते हो कि नहीं भाई, वो आपका जो है वो 10 साल वाला जो मैटर है, ठीक है, जब उसमें लगेगा कि हाँ वो उसमें मोमेंटम आ रहा है तब ये करेंगे। लेकिन अभी तो अगले 5 10 साल तो ये इस तरह की गाड़ियां चलेंगी। इसमें तो आप तो अभी अब पूरा पैसा जो है, अगर कोई सोचे कि जितनी भी ये इलेक्ट्रिक कंपनी वाली है उसमें लगा दें, है ना। मान के चलो जैसे मारुति मारुति सुजुकी है, जो कि अभी जो है पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उधर टेस्ला है। अब टेस कोई सोचे कि नहीं, मुझे तो टेस्ला जैसी कंपनी में ही निवेश कर देना है, ना कि मुझे मारुति सुजुकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मारुति वाले तो फिर यहाँ पे पेट्रोल की गाड़ियों में है। तो ऐसा ऐसा नहीं है, आपको जो है ना, क्योंकि और हर कंपनी भी सोचती है कि भाई उनको आगे कैसे मार्केट में compete करना है, तो उनको कैसे रहना है, उनको कैसे इनोवेशन करना है धीरे धीरे। तो वो सब चीजें वो धीरे धीरे देखोगे कि आप जितनी टाटा की बात करो, टाटा कंपनी कैसे धीरे धीरे वो स्विच हो रही है। हर कंपनी ऐसे स्विच हो जाएंगी इलेक्ट्रिक में, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी कहाँ से कैसे ट्रांजिशन हो गई। तो आपको जो है ना, ये सोचो कि भाई वो कंपनी जो है आपकी कंपनी है, तो आप क्या करोगे? आप भी तो चाहोगे ना कि भाई मेरे को जो है आगे चल के मालूम है कि 10 साल 20 साल बाद ये सब तो गाड़ियां तो नहीं होंगी। तो इनोवेशन में पैसा लगाओगे, रिसर्च में पैसा लगाओगे, और उसके बाद में फिर जो है धीरे धीरे जो मार्केट का ट्रेंड होगा, जो लोगों की ये जरूरतें होंगी, उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया। तो ये चीज जो है इसको भी आप समझ लो। उसके अलावा जो है कई सारे कंपनियां हैं। अब आपको ये भी देखना है कि भाई आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो, वो कंपनी जो है कौन से मेन मार्केट को कैटर करती है। वो जो है आप ये देखना है कि उसमें सरकार के रेगुलेशन का क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे कि अब सिंपल सा है, आप देखोगे कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियां, है ना, आईटीसी, ठीक है ना। दूसरा जो है, आप ये देख लो कि ये गेमिंग जो कंपनियां हैं, है ना। तो अब ये ऑन मोबाइल हो गया। तो इस तरह की कंपनी, अब इसमें क्या हुआ है कि उनको हमेशा एक बात का तो डर लगा रहता है कि क्या, कि भाई अब ये बजट आएगा, या बजट के अलावा भी कोई भी दूसरे समय जो है सरकार ये नया रूल्स रेगुलेशन लेके आ सकती है। और वो रूल्स रेगुलेशन ये होगा कि उनको जो है टैक्स, उधर टैक्स बढ़ा देगी, है ना। तो टैक्स बढ़ा देगी तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो शेयर प्राइस कम होगा। मतलब ये तो है ही है ना नॉर्मल, कि जहाँ पे ग्रोथ है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं है तो शेयर प्राइस घटेगा। सिंपल, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे तो सिंपल, जो कंपनी ग्रो करेगी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, जो कंपनी ग्रो नहीं करेगी उसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा। जो कंपनी का लग रहा है कि आगे चल के मार्केट में उसका रहना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके शेयर प्राइस तो वो गिरते रहेंगे। वैसे ही जो है शुगर कंपनी है, जहाँ पे अब सरकार ने बोल दिया कि नहीं भाई, अब शुगर से आप एथेनॉल नहीं बना सकते हो, या शुगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा। तो ऐसे कई सारे जो चीजें रेगुलेशन होती है, तो उसमें भी आपको देखना है कि भाई आप किसी ने सोचा कि हाँ भाई मैं तो, अरे इस बार तो जो है ना शुगर का कम उत्पादन होगा तो शुगर प्राइस बढ़ जाएगा, तो एक काम करो, चलो पूरा शुगर इंडस्ट्री के शेयर्स में लगा दो। तो एक सेक्टर में ही पूरा अपना पैसा लगा देना, वो भी एक प्रकार से सेक्टर कंसंट्रेशन हो गया। एक तो हो गया शेयर कंसंट्रेशन। अब शेयर कंसंट्रेशन नहीं किए, बोले कि नहीं उसी सेक्टर के बहुत सारे कंपनी में लगा देते हैं। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि आपने बहुत सारे कंपनी में तो पैसा लगा दिया, लेकिन फिर दिक्कत क्या हो गई, उसने आपने एक ही सेक्टर में लगाया है। तो अगर उस सेक्टर के लिए कोई बैड न्यूज आई तो प्रॉब्लम है। तो इसको भी आप दूर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि भाई आप जो है अपने पैसे को एक पर्टिकुलर सेक्टर में, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, या स्टील हो, टूरिज्म हो, बैंक हो, किसी एक में करने के बजाय आप उसको क्या कर सकते हो, बाकी और भी दूसरे सेक्टर में निवेश करके बचा सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया। अब मान के चलो आपने जो है ये चूज कर लिया कि मैं तो एक शेयर में नहीं, इवन एक सेक्टर में नहीं, बहुत सारे सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा, वहां तक भी ठीक है। अब उसके बाद में भी अब क्या हुआ कि जब आपने देखा, तो अब जो है
आपने जो कंपनियां चूज कर रहे हैं ना, जो कंपनियां, अब वो ऐसी कंपनियां चूज, जैसे मैंने बताया था मार्केट कैप वाले में कि लार्ज कैप होता है, शुरू की 100 कंपनियां जो होती हैं वो लार्ज कैप, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है ना, उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंडिया के पॉपुलेशन का 4 गुना से ज्यादा है। तो एक ऐसी कंपनी हो गई जहां पे 20 लाख करोड़ वाले भी मार्केट कैप वाले भी स्टॉक्स हैं, और ऐसी कंपनियां भी हैं जिसको हम माइक्रो कैप कहते हैं वो तो, और एकदम माइक्रो कैप मतलब माइक्रो और माइक्रो माइक्रो बोल सकते हो कि कई कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका मार्केट कैप सिर्फ 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ ऐसे भी हैं। अब सोचो जो कंपनी 10 करोड़, 20 करोड़, अब लोगों को यही लगता है कि यार ये 10-20 करोड़ वाली कंपनियां हैं, और उसमें फिर अब होता क्या है कि वो प्राइस मूवमेंट ही लोग देखते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि आप जिसमें आप निवेश कर रहे हो वो सोचो आपकी कंपनियां हैं, आपकी कंपनी है। तो उससे होता क्या है कि अब ये देखते हैं, अरे ये जो है ना, रिलायंस इंडस्ट्री का तो शेयर प्राइस जो है वो तो तेजी से बढ़ता नहीं है, वो तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो अब जब धीरे धीरे बढ़ता है तो इसमें मैं पैसा लगाऊंगा, तो मेरा पैसा जो है वो तो, मेरे को ज्यादा रिटर्न तो मिलेगा ही नहीं। तो अब मेरे को ऐसे शेयर खोजने हैं जिसमें मेरे को ज्यादा रिटर्न मिले। तो अब ज्यादा रिटर्न वो कहाँ पे मिलेगा? तो जैसा वो मार्केट कैप है उसके हिसाब से एक रिटर्न की संभावना होती है, और उसमें भी बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन आप ये सोच लो कि एक प्रकार से जो है ना, जो माइक्रो और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में शेयर का मूवमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनका बीटा ज्यादा होता है। अब बीटा हम आगे कहीं देखेंगे। तो अ, उसका जो है ना प्राइस का मूवमेंट ज्यादा होता है, तो लोगों को वही दिखता है ना जिसमें प्राइस, अब एक न्यूज आती है, अरे ये तो 5% आज बढ़ गया, अरे ये तो 10% आज बढ़ गया। तो लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसे स्टॉक्स में ही निवेश करें तो फायदा है, फिर वो अपना रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, और खोजते हैं तो अंत में कहाँ पहुंच जाते हैं, वही माइक्रो कैप में और स्मॉल कैप में। अब फिर वहां पे जो है, अब ये सोचो कि आपने अलग अलग सेक्टर के लेकिन खरीदे कौन से? पूरे माइक्रो कैप, पूरे माइक्रो कैप। तो माइक्रो कैप ये समझ लो कि आपको बनाया तो बना दिया, और नहीं बनाया तो गया। तो यहाँ पे भी एक रिस्क हो गया। अब यहाँ पे कौन सा कैसा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है कि आपने जो है अपना पूरा पैसा जो है माइक्रो कैप में लगा दिया है, वो एक प्रॉब्लम हो गई। तो अब माइक्रो, इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको अपना रिस्क के हिसाब से, अगर आप एकदम रिस्क लेने ही वाले हो, आपको फर्क नहीं पड़ता जो पैसा आप डाल रहे हो, वो अगर एक का जो है 10 होना चाहिए, नहीं तो एक का 0 हो जाए तो भी चलेगा, नहीं तो एक का 10 हो। अगर आप ऐसे मॉड से घुसते हो तो अलग बात है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, आप इसको समझे कि हाँ भाई मुझे जो एफडी में रिटर्न मिलता है 6%, 7% जितना भी, उससे जो है आपको कम से कम डबल तिबल अगर रिटर्न मिल जाए उतना काफी है साल भर में, तो एक अलग अप्रोच होगा। नहीं, लेकिन कोई सोचे कि नहीं नहीं मुझे तो सीधा 1 साल नहीं, मेरे को तो जो है 1 महीने में डबल होना है पैसा, तो 1 महीने में डबल होना, तो फिर तो एक प्रकार से उन लोगों के लिए तो फिर वो एक जुआ जैसा है ना। तो उसमें फिर तो उनको तो दिक्कत तो होगी होगी, उसमें कोई बचा नहीं सकता। तो ऐसे, तो ये हो गया। तो एक कंपनी में करने से भी प्रॉब्लम है, एक एक सेक्टर के पूरे स्टॉक्स में पूरा पैसा लगाने से भी दिक्कत है, माइक्रो कैप में भी पूरा पैसा लगाने से भी दिक्कत है। तो अब आपको करना क्या है? अच्छा, दूसरा चीज ये कि आपको कई सारी और भी चीजें जो है उसको भी आप देखते रहना है। वही जैसे बताया कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन, कि भाई कौन से गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया तो क्या होगा। तो ये सब करने के बाद में अब आप जो सोचोगे कि नहीं अब मैं तो एकदम ऐसे स्टॉक्स में लगाऊंगा जिस स्टॉक्स में तो बिल्कुल फ्यूचर दिखता है। तो अच्छा ठीक है भाई, फ्यूचर किसमें अभी दिख रहा है? बोले सरकार की प्राथमिकता है रेलवे में। तो सरकार की प्राथमिकता अगर रेलवे में है, रेलवे से तो रेलवे और रेलवे रिलेटेड कंपनियों में देख लेते हैं। सरकार की प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो उसमें देख लेते हैं। सरकार की प्राथमिकता जो है और भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आपको लगता है, चाहे वो घर बनाने से लेके और जहाँ पे भी हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, तो आपको ये भी समझना है कि जब आप जो है मार्केट में घुस रहे हो उस समय आपको पता चल रहा है, आप दिमाग लगा रहे हो, ऐसे दिमाग लगाने वाले बहुत लोग हैं। तो अब होता क्या है कि जब ऐसे दिमाग लगाने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, तो अब आपको सबको मालूम है कि आगे चल इसका फ्यूचर है, 5 साल में ऐसा हो सकता है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो यार आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो चलो ठीक है कोई चीज जिसको मान के चलो कि आप जैसे, अब यही है जैसे
सब्जी भाजी एग्जाम्पल एकदम लोकल लेवल पे ही देखते हैं, तो जैसे सब्जी भाजी, अब भाई एक बात बताओ, जो सब्जी आपको मालूम है कि ये सब्जी का रेट जो है ना, ये 20 रुपए किलो से ज्यादा नहीं हो सकता है ना? लेकिन अब आपको ये भी मालूम है कि सब्जी उतना आ नहीं रहा है। अब सब्जी नहीं आ रहा है तो अब आप क्या करोगे कि ठीक है यार, अब सब्जी आ नहीं रहा है, लेकिन ये लग तो रहा है यार, ये सब्जी तो बड़ा टेस्टी होता है भाई, इस सब्जी को तो खरीदना है, तो अब क्या करोगे? चलो ठीक है यार, 20 का है ना, 30 का भी भाव मिलेगा, ले लेते हैं, खाएंगे तो कम से कम। लेकिन कितना लोगे? थोड़ा सा कम खाओगे, पहले तो सोचोगे कि यार 1 किलो लेते हैं, नहीं यार 3 पाव ले लेते हैं, लेकिन खाएंगे। ऐसा करके आपने किया। अब वही है, अब वही सब्जी जो है, अब धीरे धीरे करते करते लोग, अब आपको खाने का मन किया और भी लोगों को खाने का मन किया। ऐसा करते करते अब धीरे धीरे दिख क्या रहा है कि वो 20 रुपए वाला चीज जो है वो 80 रुपए हो गया। 80 रुपए किलो बिक रहा है। अब 80 रुपए किलो बिकेगा तो आप क्या सोचोगे? कई होंगे जो नहीं नहीं नहीं, अब ये 80 हो गया है ना, लेकिन इसका जो है ना, आए हर दिन जो है टेस्ट एकदम बढ़ते जा रहे हैं, तो अब इसको तो हमको अब 80 में भी लेना है। कोई बोला 100 में भी, 200, जितना भी हो खाना ही खाना है, तो ये एक अलग हो गया। अब वो क्या हुआ? अब कई लोग बोले कि नहीं यार, मुझे तो अपने घर में अब 80 रुपए हो गया, मेरे को तो इसको खाना ही खाना है, मैं काम करता हूँ अपने घर में बहुत सारा लेके रख लेता हूँ। 80 रुपए में जो है अपना 1 महीने के लिए वो सब्जी को जैसा भी है वो मैनेज करेंगे, रख लिए, ले लिए। अब उसके बाद में हुआ क्या कि अचानक से वो सब्जी का सप्लाई आ गया, अब 80 रुपए वाला चीज जो है कहाँ 20 और 10 रुपए किलो हो गया। अब क्या करेंगे? पछताएंगे ना। ऐसे ही होता है। ऐसे ही देखना है कि जब आप जो है कोई भी चीज को खरीदे, तो ऐसी वैल्यूएशन ऐसे ही होता है मार्केट में भी, कि लोग जो है बस तैयार होते हैं, ठीक है यार, 20 20 रुपए का भाव वाला चीज मैं 30 भी देने को तैयार हूँ, 40 भी देने को तैयार हूँ, 50 भी देने को तैयार हूँ। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट निवेशक क्या करेगा? वो बोलेगा कि नहीं भाई, अब यार इतना मैं 40 50 इतना सब क्यों दूं? एक काम करता हूँ, मैं उसमें देखता हूँ जिसमें मुझे ये लगे कि ये 20 रुपए वाला चीज जो है आज 50 में बिक रहा है। अब ये जो है कल अगर हो सकता है अचानक से ये जो है ना 10 रुपए भी आ जाए, उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं 20 रुपए वाला चीज उसको लेता हूँ जो कि आज जो है 25 रुपए चल रहा है, और ये संभावना तो बिल्कुल है कि ये 25 रुपए का 30 रुपए तक तो आराम से जा सकता है। कौन सा सही है? पहले वाले में बन गया तो बन गया, सही टाइमिंग बहुत सारा चीज होता है जिसको देखना होता है। दूसरे वाले में क्या है कि आप एक सेफ सिक्योर हो कि हाँ भाई, मैं जो है एक ऐसी जगह पे निवेश कर रहा हूँ, ऐसी कंपनी पे निवेश कर रहा हूँ, जैसे भाई एग्जांपल कई सारे हैं। एसबीआई। अब एसबीआई तो भाई कब से चल रहा है ना? एसबीआई में जो निवेश किया, अब देख लो, कभी कैलकुलेशन होगा तो देखो कि एसबीआई में आज से 20 साल पहले उसका रेट क्या था। इसमें आपको को ये भी देखना है कि कंपनी वो डिविडेंड वगैरह दे दे के क्या हुआ है ना? डिविडेंड दे देती है तो उसके कारण थोड़ा शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आपको ये सबको देखना पड़ेगा, और आपको फिर तब लगेगा कि नहीं भाई, ये तो मैं खाली मतलब एसबीआई बैंक रियल में, भाई एसबीआई बैंक हो गया, रिलायंस की में हो गया, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जिसमें आप 5 10 कंपनियां ले लो, उसमें चुपचाप आंख बंद करके जो है पैसे डाल दिए होते, देखो 10 साल बाद उसका क्या हाल होगा। आपके पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आपको इस तरह से सोचना है कि रिस्क मतलब यही देखना है कि भाई मैं अपना पैसा इस कंपनी में लगा रहा हूँ, अब इस कंपनी जो है एक ही जगह में है, तो कहीं दिक्कत हुआ एक जगह में, ये अरे एक ही जिले में है, एक ही स्टेट में है, अच्छा ये कंपनी इस वाले लाइन पे काम करती है, इस लाइन का तो फ्यूचर ऐसा है, तो ऐसा सब करोगे। अरे ये कंपनी तो छोटी सी कंपनी है, एक छोटा सा प्लांट है, ये सबको आप देखोगे, उसके बाद में आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि भैया आप कैसे टाइप की कंपनियों को निवेश के लिए चुनोगे। और आपका खुद का एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि नहीं भाई, हाँ कंपनी का जो है ना, कंपनी कम से कम इतनी बड़ी तो होनी चाहिए, कंपनी इस लाइन पे नहीं होनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस ऐसे ग्रो होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये ग्रो होगा, है ना? तो ऐसे कई सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए, और उसके बाद में ये, और ये बेसिक कुछ फंडे जो है वो, अब, अगर वारेन बफेट का कोई बुक वगैरह है उसको पढ़ सकते हो, पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, लेकिन नहीं, अब कॉमन सेंस लगाना है और कॉमन सेंस से ही आगे बढ़ना है ना? तो यहाँ तक तो हो गया ये रिस्क, शेयर बाजार में रिस्क, आपको कैसे शेयर बाजार में जो निवेश होता है उसको समझना है, कैसे आपको सोचना है जब शेयर बाजार में आपका पैसा जा रहा है। और अगेन, म्यूचुअल फंड में फायदा क्या हो जाता है? म्यूचुअल फंड में तो है भैया, आप पैसे देते हो और उसके बाद बोल देते हो कि भाई मेरा काम खत्म, मैंने तुमको अपॉइंट कर दिया है, हेलो फंड मैनेजर, मैंने तुमको अपॉइंट किया है, तुम मेरे फंड को देखो और अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से मेरे को रिटर्न ला के दो। तो आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब आप सोचो कि आप और इस शेयर बाजार के बीच में आपने किसी को एक नौकरी पे रख दिया है।
है ना? वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है। आप म्यूचुअल फंड को इस तरह से समझो, और उनका एक काम यही है कि भैया आपके पैसे को बढ़ा के आपको देना है। और कई सारे म्यूचुअल फंड हैं जैसे कि मैंने बताया था जिसमें रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, कई सालों से चल रहे हैं। तो अब जो है, अब यहाँ से हम शेयर बाज़ार को थोड़ा-सा स्टॉप करेंगे। अब हम आएँगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो अब म्यूचुअल फंड में अगला चीज़ होगा कि भई म्यूचुअल फंड के प्रकार। तो अगले वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे कि म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या-क्या हैं? म्यूचुअल फंड में जो है आप इसको जो है अलग-अलग प्रकार को कैसे समझना है, थोड़ा-सा डिटेल में उसको जाएँगे, अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से भी उस चीज़ को समझेंगे, और फिर वहाँ से जो है अपना एक बेस बनाते हुए फिर कूदेंगे कि हम को जब अगर म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो कहाँ से हम शुरू करें। तो आई होप दोस्तों, अगेन मैं एक बार बोल रहा हूँ कि ये सभी जानकारी आपको सिर्फ़ समझाने के पर्पज़ से है, और मुख्य रूप से महिलाओं और नए लोगों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। तो प्लीज़ आप उसको उसी तरीक़ा से ही देखें और वीडियो में बने रहें। ये सीरीज़ को जब आप कंप्लीट करोगे तो ज़रूर से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये ऐसा मुझे लगता है। बाकी अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।